Hello everyone, this is Ritika. Welcome to my YouTube channel. I'm back with another video. So our today's topic is autism spectrum disorder. देखते हैं introduction से what is autism. Autism spectrum disorder is a developmental disability that can cause significant social, communication and behavioral challenges. It is mainly characterized by impaired social interaction and communication and the presence of repetitive behavior or restricted interest. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को मानसिक विकास उस तरीके से बच्चे का नहीं हुआ होता, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ होता कि वो सोसाइटी के साथ उस तरीके से इंटरेक्ट कर पाए, वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता चाइल्ड सोशल इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसके बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं, मतलब वो इजीली डेवलप नहीं हो पाता सोसाइटी के अंदर। वो शाई टाइप फील करेगा लोगों के साथ रहने में, बैठने में, अगर कोई उसे बुलाएगा वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उनके साथ, या रिपीटेटिव बिहेवियर रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, मतलब बार बार एक ही चीज़ अगर उसने कुछ सुन ली वो उसका रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा, कुछ या तो बार बार बोलता रहेगा या अपने टॉयज के साथ, अगर उसे कोई टॉयज पसंद है उसके साथ लगा रहेगा, उसे चाहे कोई बुलाए वो सुनेगा नहीं, ऐसा अजीब स्ट्रेंज बिहेवियर रहेगा। और ये इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में 2 to 3 years की एज तक पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज हो जाती है कि वो पता लगा लेते हैं कि बच्चे को ASD है। बेसिकली क्या है, ये न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में बेहेवियरल चैलेंजेस आते हैं। बेसिकली बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, वो इंटरेस्ट नहीं अपने शेयर कर पाता, अपने इमोशंस को दूसरों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 2 को, और इसका यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्लू इन अप्रैल एज ब्लू इज द कलर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अवेयरनेस। इसके सिंबलाइज करता है, ब्लू है, और 2 अप्रैल को ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के नाम से। ठीक है, इसका सिंबल है, आपको ये जो शो भी हो रहा होगा, इसका सिंबल है इन्फिनिटी वाला पजल रिबन की तरह। ये अडॉप्ट किया गया था 1999 में एज ए यूनिवर्सल साइन ऑफ ऑटिज्म अवेयरनेस। ओके, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पीपल विद ASD ऑफन हैव प्रॉब्लम्स विद सोशल इंटरेक्शन, मतलब जैसे मैंने बताया उन्हें सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, वो इजीली आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आसपास के लोगों से, वर्बल जेस्चर्स, मतलब उनको स्पीच में प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टी इन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर इंस्टेंस बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स। अगर सोशल इमेजिनेशन की, मेंटल थिंकिंग की बात करें, परसेप्शंस, थॉट्स, थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, डिफिकल्टी होती है इन सब चीज़ों में। जहाँ सोशल कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी वो मेंटल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा उनका। ठीक है, बहुत से लिंक हैं ये सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आपस में, तो अगर मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है वो सोशल इंट्रैक्शन पे भी इफेक्ट डालेगा। There may also be problems with development of motor skills and the presence of unusual repetitive behaviors such as echolalia, hand flipping, रॉकिंग। उनको प्रॉब्लम होगी मोटर स्किल्स, मोटर मूवमेंट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी, रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे मैंने बताया हैंड फ्लिपिंग करते रहेंगे बार बार, वर्ड्स जो होंगे रिपीट करेंगे, अगर कोई आपस में बात कर रहे हैं, आसपास पेरेंट्स अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वो सारे वर्ड्स वो रिपीट करेंगे। इकोलैलिया है, मतलब मीनिंगलेस रिपीटिशन करते रहना किसी ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड्स, मतलब अगर किसी ने कुछ अलग बात बोली है तो उसके वो वर्ड्स बार बार रिपीट करना। ये सिम्टम है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का, बेसिकली रिपीटिशन करना स्पीच बाय अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक, मतलब जो बच्चा सीख रहा है बातें करना आसपास लोगों में रह के, वो बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा है। ठीक है, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड वांट्स टू बी अलोन, जैसे मैंने बताया वो अकेले रहना पसंद करते हैं, आप लोगों से बात करना नहीं चाहते। ठीक है, इनको प्रॉब्लम होती है डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में भी, पेरेंट्स को इस चीज़ों में भी हेल्प करना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, क्या कॉज, रीजन क्या है इन चीज़ों के होने का? मोस्ट साइंटिस्ट एग्री दैट जीन्स आर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन मेक अ पर्सन मोर लाइकली टू डेवलप ASD में। बेसिकली जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ASD होने के। कोई भी अगर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर होगा पर्सन के अंदर, चाइल्ड के अंदर, तो वो जीन्स, जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या तो पूरी मतलब एंसेस्टर्स को भी होगा अगर ये ASD, तो ये चांसेस हैं अपकमिंग जनरेशन्स में आने के भी। और इंडिविजुअल विद सर्टेन जेनेटिक और क्रोमोसोम कंडीशन सच एज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम,
tuberous cirrhosis can have greater chance of having ASD. जैसे मैंने बताया, अगर ancestors को, पेरेंट्स को, पिछली जो भी जनरेशन हैं उनको अगर ASD है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कोई जीन्स में ही प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर मदर व्हेन टेकिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर कोई ड्रग्स, एसिड या ये सब कुछ चीज़ें ऐसी अर्ली बर्थ हो जाता है, तो ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं ASD में होने में, क्योंकि उस तरीके से पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता चाइल्ड का, तो कहीं ना कहीं वो आके इफ़ेक्ट डालेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर्स दैट फॉल अंडर द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑटिज्म के अंडर आते हैं। फर्स्ट वन इज एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम was first described in the 1940s by Venus pediatrician Hans Asperger, who observed this behavior in his young male patients. The patients had normal intelligence and language development but had trouble with coordination and poor social and communication skills. इसमें क्या होता है कि cognitive development प्रॉपरली नहीं होता, इम्पेयरमेंट होती है सोशल इंट्रैक्शन में उसी की वजह से। जैसे मैंने बताया, प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, वो लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर भी आ जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। पेशेंट के वो जो वो हैं, वीन्स पेडिस्ट्रियन हैं, हांस एस्पर्जर, उनके पेशेंट को नॉर्मल इंटेलिजेंस थी उनकी। जैसे मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि लो इंटेलिजेंस वालों को ही हो, ये नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस वालों को भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बट हैड ट्रबल, उनको कोऑर्डिनेशन करने में, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन करने में बहुत दिक्कत आना एस्पर्जर सिंड्रोम में आता है। नेक्स्ट वन इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। PDD इज ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिले in the development of socialization and communication skills. Parents may note symptoms as early as infancy, although the typical age of onset is before 3 years of age and certain repetitive behavior. वही है pervasive developmental disorder में, ये group of disorder हैं, इसमें डिले होता है डेवलपमेंट होने में सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का। पेरेंट्स इसमें सिम्टम्स कैसे नोट कर पाते हैं? इन्फेंसी के टाइम पे ही, जब 0 to 2 years ऑफ एज होती है इन्फेंसी, उसी टाइम पे पेरेंट्स नोट कर लेते हैं अपने बच्चे में ये सिम्टम्स, उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उतना प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर बिफोर 3 years ऑफ एज के पहले ही सब चीज़ें आ जाती हैं समझ, जो रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे बच्चे। ठीक है, रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम एक रेयर और सेवर डिसऑर्डर है विच इज लिंक्ड टू अ डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम X and therefore it is mostly affect girls. Rett syndrome is characterized by normal period of development followed by a slow regression in skills, often loss of communication skills and loss of purposeful hand movements. Rett syndrome जो है बहुत यूनिक और रेयर कह सकते हैं, बहुत कम लोगों को होता है, और होता है तो बहुत सीवियर डिसऑर्डर है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम वाला है, जिसमें डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम X। मतलब कि ये इफेक्ट करता है ब्रेन को, मोटर स्किल्स को। मोस्टली ये पाया जाता है गर्ल्स के अंदर देखने को मिला है अभी तक। रेट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फॉलोड बाय स्लो रिग्रेशन इन स्किल्स जो है वो भी, जो भी किसी से थिंकिंग, परसेप्शन, जो भी है चीज़ें जल्दी डेवलप होना, समझना, प्रोसेस होना, माइंड में चीज़ें कैसे कम्युनिकेट करना, अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेन के इफेक्ट होता है इस चीज़ में, उससे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, स्पीच डिसऑर्डर आ जाता है। वहीं मोटर स्किल्स भी इसमें इफेक्ट होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें लॉस होता है पर्पसफुल हैंड मूवमेंट्स का, मतलब मोटर स्किल्स भी इफेक्ट होती हैं, प्रॉपरली हैंड मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं, जिस तरीके से वो यूज़ करना चाहते हैं अपने हैंड, प्रॉपरली उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर 3 डिसऑर्डर्स जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। इसके डायग्नोज क्या हैं, कैसे डायग्नोज किया जाए इसको? डायग्नोसिस ASD कैन बी डिफिकल्ट सिंस देयर इज नो मेडिकल टेस्ट। कोई भी इसका मेडिकल टेस्ट नहीं है ना, जैसे कि ब्लड टेस्ट किया उससे हम पता लगा सकें कि हाँ ASD हुआ है या नहीं। डॉक्टर्स टू लुक एट द चाइल्ड बिहेवियर एंड डेवलप टू मेक अ डायग्नोसिस। डॉक्टर जो हैं बच्चे के बिहेवियर को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, उसी बेसिस पे डायग्नोज करेंगे। ASD कैन समटाइम्स बी डिटेक्टेड एट 18 months और यंगर।
जैसे मैंने बताया 18 मंथ्स और यंगर पहले भी पता चल जाता है। बाय एज 2 आर डायग्नोसिस बाय एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैन बी कंसीडर्ड वेरी रिलायबल। अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास पता लगने पे, थोड़ा भी डाउट होने पे कि ASD हो सकता है चाइल्ड को, तो पहले ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के पास ले जाके उसको डायग्नोस कराया जाए, अर्ली इंटरवेंशन उनको दिया जाए, तो वो इट विल हेल्प बेटर इन देयर फ्यूचर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? देयर इज करंटली नो क्योर फॉर ASD। करंटली कोई क्योर नहीं है इसको ठीक करने की, बस कुछ अर्ली इंटरवेंशन ट्रीटमेंट्स हैं जो हेल्प करेंगी इसको ठीक करने के लिए। ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रिसर्च शोज दैट अर्ली इंटरवेंशन ट्रीटमेंट सर्विसेज कैन इम्प्रूव आवर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अर्ली इंटरवेंशन ट्रीटमेंट जो है वो हेल्प करती हैं डेवलपमेंट करने में। वो एंड क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डेवलपमेंट स्क्रीनिंग विल बताती है डॉक्टर को कि वो कैसे कैसे कर सकता है। बेसिक स्किल्स, वो लर्निंग, स्पीकिंग, बिहेवियर, मूविंग, वो कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे उनका ध्यान, उस चीज़ों पे ध्यान देके उसको ठीक करवाया जाए। ठीक है, इवैल्यूएट किया जाए अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनके चीज़ों में। अर्ली ट्रीटमेंट एक अलग ही डिफरेंस लेके आएगा बच्चे में, डेवलपमेंट में उनके। ठीक है, वो शो करेगा सिम्टम्स, जैसे कि डॉक्टर को जो भी आप सिम्टम्स कुछ बताएंगे अपनी तरफ से, अपने जो ऑब्जर्व किए, डॉक्टर खुद देखेंगे, उनसे कम्युनिकेट करके वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, बिहेवियरल और कम्युनिकेशन थेरेपी कराई जाए बच्चे को विद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको ABA कहते हैं हम, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक ट्रीटमेंट है। ये प्रमोट करता है पॉजिटिव बिहेवियर एंड डिस्करेज करता है नेगेटिव बिहेवियर को। बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर डाला जाता है, नेगेटिव बिहेवियर को निकाला जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करती है लाइफ स्किल्स को, जैसे कि ड्रेसिंग, ईटिंग, रिलेटिंग टू पीपल। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हेल्प करेगी जिनको प्रॉब्लम है, मतलब कि टच, जैसे मोटर स्किल्स रिलेटेड मैंने बताया, सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइट, साउंड्स, टच फील नहीं कर पाते सेंसेस के थ्रू, वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। स्पीच थेरेपी इंप्रूव करेगी कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो ये सारी चीज़ें मेडिकेशंस हेल्प करेंगी ASD, लाइक अटेंशन प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी जो भी होती है बच्चों को, ये सारी चीज़ें मिला के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करवाने के लिए। ठीक है, म्यूजिक, आर्ट के थ्रू उनको, समटाइम्स स्विमिंग के थ्रू उनको कुछ डाइट प्रोवाइड कराते हैं डॉक्टर। ये सारी चीज़ें ब्रेन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं उनको। वैसा न्यूट्रिशन, वैसा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, बट ये प्रॉपर्ली क्योर नहीं किया जा सकता कि इसका कोई एक ट्रीटमेंट है अलग ही, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। टेक्निक्स हैं कुछ ना कुछ जिससे इसको बच्चे को किसी हद तक सही कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या टिप्स क्या हैं पेरेंट्स के लिए कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जितना जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें रिसर्च करें, जाने, और क्या चीज़ें बच्चों के लिए उनकी रूटीन लाइफ में उन्हें ऐड करनी है, उनके बेटर लाइफस्टाइल उनको प्रोवाइड कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें देखें, रिसर्चेस करें, उन पेरेंट्स से कनेक्ट करें, अलग लोगों से कनेक्ट करें जिनको ऑटिज्म है और जिनका ठीक हुआ है, क्योर की, मतलब कहीं ना कहीं किसी ट्रीटमेंट्स के थ्रू उनको ठीक किया गया है। प्रोफेशनल्स की हेल्प लें कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स के लिए, अब टाइम दें, और बच्चों को और अदर फैमिली मेम्बर्स को भी उनको बच्चों को यही सिखाया जाए बेसिकली क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? एक मेंटल डिसऑर्डर, एक तरीके से ये सोशल इंटरेक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तरह भी इसको जान सकते हैं कि बच्चा आसपास के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाता है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं उसको। लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर की तरह इसको एक तरीके से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट होती है फंक्शन करने में कोई ना कोई, बट कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके, एक्टिविटीज़ करा के बच्चों को डायग्नोस किया जा सकता है, हेल्प की जा सकती है। Okay, so that's all for today. Hope you like my video. Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you.